नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद एक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की हिमायत की है। आज उनका ट्वीट अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस ट्वीट के साथ उनने किंतु परंतु भी जोड़ा है, मुहूर्त को लेकर फिर से सवाल उठाए, परंतु ये जरूर कहा है कि राम मंदिर के निर्माण के समर्थन में वे हैं। अब ये लाइन क्या कहती है, इसमें कौन से राजनीतिक समीकरण छुपे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर निर्माण से कितना फ़ायदा हो रहा है, कांग्रेस उस पर क्या सोच रही है, आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इस चर्चा में भाग लेने वाले दो विद्वानों का परिचय। मैं बात करूं अगर युवा वर्ग से, तो निसंदेह युवा लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ पत्रकार आशीष चौबे जी हैं, जो यहाँ एक जिसको कहते हैं कि राजनीतिक समीक्षक के रूप में भी और राजनीतिक प्रेक्षक के अलावा सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में भी वो प्रकाश डालेंगे। मैं बात करूं अगर और सीनियर लेवल पर, तो अपने कार्टून्स के जरिए समाज पर, राजनीतिज्ञों पर बड़ा प्रभाव छोड़ने वाले और एक दिशा और एक मैसेज देने वाले अविनाश जी भी हमारे साथ हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों का स्वागत। और सबसे पहला सवाल अविनाश जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, राम मंदिर निर्माण, आप गवाह हैं उस समय से जब इस जिसको कहें विवाद की जो शुरुआत हुई वो, और साथ साथ जब मंदिर के निर्माण की बात बीजेपी ने उठाई और साथ में एक आंदोलन शुरू किया, और उस बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद जो थी उस समय उसके ताले खुलवाए और पूजा की अनुमति दी। तब से लेके अब तक आपको क्या लगता है, कांग्रेस का क्या स्टैंड चेंज हो रहा है? हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी के जब पाले में ये गेंद गई और जब बाबरी मस्जिद के समय में बीजेपी ने बहुत बड़ा आंदोलन पूरे इंडिया में खड़ा किया, तो जब खड़ा करने के बाद में ये सब मामला समापन के बाद जब उन्होंने मंदिर बनाने की बात की, तो उसमें कांग्रेस को ऐसा लगा कि यदि मैं उस समय इनके साथ होता हूँ तो उसका फ़ायदा पॉलिटिकल बीजेपी को मिलेगा। अब इसमें जो अभी समय आ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने कोई इसमें एक समीकरण बैठाने की कोशिश की है कि उनको ऐसा लग रहा है कि यदि अपन ने समर्थन नहीं दिया तो हम एक सबसे अलग आदमी हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने स्टैंड चेंज किया ताकि ये पाली, मतलब ये जो पाला है बदलने का, उसका लाभ कांग्रेस को हो और पूरा लाभ बीजेपी को ना आ पाए। इसका कारण ये है कि जब राजीव गांधी ने, इसके पहले नेहरू जी ने भी करा था, तो इनको चाहिए था कि बीजेपी इसमें पार्टी को हटा दें, अपन मंदिर के मुद्दे पे इनको सबको साथ देना चाहिए, जो कि आज इनको ऐसा लगता है भगवान राम ने इनको स्वप्न दे दिया तो ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री बोलने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक राजनीतिक पहल है और इनको अब समझ में आने लगा कि यदि मैं इनका साथ नहीं देंगे तो उसमें हम ठगे जाएंगे। इसलिए अब ये परोक्ष अपरोक्ष रूप में बहाना इधर का उधर बना के, चूँकि तारीख पास में आ रही है, इसलिए 4 दिन पहले इन्होंने इस तरह का निर्णय लिया और इनको सराहया कि नहीं साहब मंदिर तो बनना चाहिए, हम इसके समर्थन में। बिल्कुल। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो एकदम यू टर्न लिया है कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने, ये क्या मध्य प्रदेश के उपचुनाव को देखते हुए लिया गया है, या फिर कांग्रेस की हाईकमान की ही ये लाइन थी कि अब इस मुद्दे पर विरोध नहीं होना चाहिए ज़्यादा? देखिए, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे कांग्रेस की जो लगातार 2 चुनाव में बड़ी हार हुई है केंद्र में से लोकसभा में, और इसके बाद कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, वहाँ भी एक आत्मचिंतन की स्थिति चल रही है, कुछ नेता इस पर जुटे हुए हैं। और राम मंदिर का जो एक मुद्दा है, चूँकि भारत का सबसे पुराना कानूनी विवाद, सबसे बड़ा कानूनी विवाद माना जाता है, राम मंदिर के मुद्दे पे कांग्रेस की जो दुविधा है वो अभी कुछ समय पहले तक बड़ी दुविधा की स्थिति में कांग्रेस थी। वो समझ नहीं पाती थी कि वो क्या स्टैंड लें, क्योंकि उस पर एक छवि थी कि वो मुस्लिमों को सपोर्ट करती है या उनको ज़्यादा, इस तरह की एक छवि उसकी बन गई थी। लेकिन हम थोड़ा पहले देखें तो 80 के दशक की शुरुआत तक कांग्रेस की जो छवि थी वो हिंदूवादी पार्टी की थी। वो एक ऐसी पार्टी की थी जो सारे धर्मों को समाहित करके साथ आगे बढ़ती है। लेकिन
1980 में भाजपा के गठन के बाद जब धीरे धीरे चीज़ें बनी, नए सिनेरियो बने, और तब ये मुद्दा भी आया और कांग्रेस भी कुछ भटकाव का शिकार हुई। कांग्रेस में एक प्रकरण हुआ था, एक शाबानो प्रकरण हुआ था, कुछ इस तरह के प्रकरण हुए थे जिसको लेकर कांग्रेस की लाइन और दुविधाओं की स्थिति ज़्यादा कठिन हुई। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि कांग्रेस, राजीव गांधी ने उस समय पहल की थी राम मंदिर को लेकर के, एक भूमि पूजन का काम भी हुआ था, शायद 89 की ये बात है राम मंदिर की, वहाँ भी उसको उन्होंने, कांग्रेस ने उसको आगे होकर इनिशिएट किया था। लेकिन उसके बाद की जो राजनीतिक और सामाजिक उठापटक हुई हैं उसमें कांग्रेस दूर चली गई थी। तो मैं इसको मोटे तौर पे ये देखता हूँ कि कांग्रेस तमाम अनुभवों के बाद अपने मूल पिंड पर लौटने की कोशिश कर रही है। तो वो ये चाह रही है कि ये जो मुद्दा है ये भारतीय जनमानस से बहुत गहरे तक बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला भी दिया है और उस फैसले को लेकर कोई ज़्यादा मीन मेक या कोई ज़्यादा ऐसी कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया। इसका सीधा अर्थ ये है कि पूरा भारतीय जनमानस ये चाहता है कि उस मामले का पटाक्षेप हो और यदि मंदिर बनना है तो मंदिर बने। तो कांग्रेस इस तरह से उस लाइन को वापस अपना लेने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह यहाँ है का एक उदाहरण सामने है और केंद्र में भी कुछ नेता इस पर बातें कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कांग्रेस किसी भी तरह से उस पॉलिटिकल डैमेज को भी पूरा करना चाहती है और यदि उसको लगता है कि उसे उससे कुछ फ़ायदा होगा तो उस फायदे को लेना चाहती है। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जो बात बोली है उसको इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं उससे भी इस बात को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो भी ये चाहेंगे कि इस मुद्दे का लाभ अकेले भाजपा ना ले। यहाँ एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि दिग्विजय सिंह हों या कमलनाथ जी हों, चलिए कमलनाथ जी तो इतने कभी भी मतलब इस मामले में ज़्यादा उद्वेलित नहीं हुए हैं, पर दिग्विजय सिंह जी के अक्सर ट्वीट आते रहे और उसमें कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल और इनका सपोर्ट किया गया है। अब बीजेपी ये कह रही है कि साहब सुप्रीम कोर्ट में अगर 2 दर्जन वकील अगर राम मंदिर के खिलाफ खड़े किए तो वो कांग्रेस के ही लोग थे, इससे कितना नुकसान होगा? देखिए ये तो बात है, ये डिपेंड करेगा कि कांग्रेस अपने स्टैंड को कितनी मजबूती से आगे बढ़ाती है। यदि कांग्रेस उस पर वो डामाडोल वाली स्थिति पे आएगी जो 90 के दशक में हमने देखी थी तो कांग्रेस को इसमें नुकसान होगा। कांग्रेस को इसकी भरपाई करना भी शायद, क्योंकि भाजपा के पास एक मजबूत कॉर्डर है, मजबूत तंत्र है, यदि इसको राजनीतिक रूप से इसका नफ़े नुकसान पर अगर बातें या मुद्दा आगे बढ़ेगा तो भाजपा की कांग्रेस को अपना स्टैंड बहुत मजबूती से रखना पड़ेगा। जो हुआ वो चीज़ें झुटलाई भी नहीं जा सकती हैं, लेकिन चूंकि समय जब आगे बढ़ता है तो पीछे की बहुत सारी चीज़ें, यदि आदमी मुझे लगता है कि किसी गलती को मान ले या किसी चीज़ का वापस उसको भूल सुधार करे हाँ, तो चीज़ें सुधर सकती भी कर देती है। जी हाँ, जनता उसको छोड़ती भी है। बिल्कुल। यहाँ मैं अविनाश जी आपसे पूछना चाहूँगा, इमरजेंसी लगाई कांग्रेस ने, तमाम तरीके की उस समय जो भी घटनाक्रम हुए उसको लेकर पूरा देश उद्वेलित था, परंतु इंदिरा जी ने माफ़ी मांग ली और उसका परिणाम ये हुआ कि वो बम्पर मेजोरिटी के साथ वापस आ गई सत्ता में। ऐसा अब आपको लगता है कि अब ऐसे सरकमस्टांसेस बन पाएंगे कांग्रेस के साथ या फिर भ्रमित है हाईकमान इस समय? नहीं, इसमें क्या है कि जो हाईकमान है वो अभी बड़ा डैमेज है। और दूसरा क्या है कि जैसे जिस तरीके से आजकल मौसम विभाग की खबरें आती हैं कि अभी चारों तरफ से दबाव नहीं बन रहा है इसलिए बारिश नहीं हो रही है, उसी तरह से कांग्रेस में भी ये स्थिति है कि जो उन्होंने स्टैंड लिया है वो निश्चित, जैसा कि इन्होंने बताया कि उससे उसको फ़ायदा होगा, मगर डामाडोल की स्थिति में नहीं होगा। उसको स्टैंड एक हार्ड वर्किंग लेना पड़ेगा कि हम लोग पूरी तरह से साथ हैं। और जो डैमेज आपने जो बताया सिब्बल के बारे में, वो कहेंगे भाई वो वकील थे, वो उनका अपना मामला है, उससे पार्टी से कोई लेना देना नहीं। पर जनता ये चीज़ें नहीं जानती ना। जनता के लिए तो कपिल सिब्बल हों, अभिषेक मनु सिंघवी हों, जब आप जिसको कहें पदों से नवाजने की बात आती है कांग्रेस में तो इन्हीं लोगों को नवाज रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, और फिर ये कह दें कि नहीं साहब उनका प्रोफेशन है इसलिए वो कुछ भी करेंगे, तो जनता थोड़ी इन चीज़ों को समझे। नहीं, आपकी बात सही है, मगर वो इस दाग को मिटाने की कोशिश करेंगे, ऐसा जो हमें लग रहा है। जैसे आपने बताया कि अभी जो मध्य प्रदेश में चुनाव है उसका भी उनको ऐसा लग रहा है कि इससे डैमेज कंट्रोल मतलब वो ठीक कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों दिग्गज नेता ने, जैसा कि माना जाता है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस तरीके से ये बात कही है कि अब इसको स्टैंड
बाहर मतलब जो दिल्ली का इनका आका है वो कितना रखता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि वहाँ से कोई फिसलन हुई तो इनको ज़्यादा घाटा हो सकता है। नहीं, पर अभी जैसे आप देखें पिछला लोकसभा चुनाव 2019 का, दिग्विजय सिंह ने बहुत माइल्ड होकर भोपाल का चुनाव लड़ा। माइल्ड इसमें कि जो उनकी विचारधारा या जो उनके विचार हैं उससे थोड़ा सा विपरीत उन्होंने लड़ा कि मैं एक सच्चा हिंदू हूँ। भोपाल में कई मंदिरों में गए, कुछ ज़मीनें दान देने की बात भी की, परंतु लाभ नहीं हुआ। एक बिल्कुल नवोदित जिसको कहें साध्वी ने, प्रज्ञा ठाकुर ने बुरी तरह से हराया, 3.25-4 लाख वोटों से लगभग हराया। तो ये फ़ायदा उनको हुआ, नुकसान हुआ, ये तो दिख रहा है, पर क्या ये अब उनका स्टैंड उनको फ़ायदा देगा उपचुनाव में? देखिए, उपचुनाव में अभी जो दिग्विजय सिंह की छवि है उसमें क्या हुआ कि आप पीसी शर्मा इनसे कम से हारे थे, है ना, और ये चूँकि एक्स चीफ मिनिस्टर हैं उसके बाद भी ज़्यादा से हारे। ठीक है, उसका कारण ये है कि इनकी छवि जो है इस तरीके से लोगों के सामने रखी गई और है कि ये एक दूसरे संप्रदाय को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो इन्होंने टेस्ट किया भोपाल में कि सब मैं लड़ लेता हूँ और उसके बाद आके वो बुरी तरह से हार गए, तो अब इनका जो दिमाग जो अभी इनका जो इनके दिमाग में जो परोक्ष अप्रोक्ष रूप से चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो 27 सीटों का चुनाव है उसमें हमें डैमेज नहीं हो। अब वो वहाँ की दिल्ली की इनकी लाइन इनके पास है डोर या कमलनाथ के पास है, ये एक आध हफ्ते में मालूम हो जाएगा, ताकि वो 5 तारीख के जो शिलान्यास और जो वहाँ का उद्घाटन है उसके पहले हमें लगता है या तो इनके वहाँ से कहीं कोई खबर आई होगी इनके पास, तो दिल्ली में भी इसका समर्थन मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा या वहाँ के अध्यक्ष द्वारा यदि सामने आता है तो इससे वो माहौल सामने लगेगा अपन को कि ये इनके सपोर्ट में है, कि ये 27 वाली सीट पे काम कर रहे हैं कि पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ मैं आशीष जी आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये वाकई एक कैलकुलेटिव रिस्क है, या जैसा आपने पहले कहा कि कांग्रेस अपने मूल पिंड पर लौट रही है, वो चाहती है कि बहुसंख्यक समाज उसके साथ ही बना रहे, या जिसको कहें ये एक फौरी तौर पर एक प्रयोग हो रहा है खाली मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश के नेता ही कह रहे हैं, अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता इनका खासतौर पर अध्यक्ष हो या और बड़े पदाधिकारी हों वो कोई नहीं बोल रहा समर्थन? जी हाँ, ये है कि अभी ये 2 बड़े नेताओं के बयान आए, लेकिन ये दोनों भी राष्ट्रीय राजनीति में, कांग्रेस की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसको प्रभावित करने वाले दोनों ये नेता हैं। और मध्य प्रदेश का संदर्भ तो इनके पास है ही कि 27 सीटों पर जो उनको चुनाव लड़ना है, तो वहाँ उसको इसका फ़ायदा लेने की कोशिश तो करेंगे, अपना स्टैंड बदलने की कोशिश करेंगे, लोगों को प्रभावित करने की भी कोशिश करेंगे अपने इन बयानों से। लेकिन इसका मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह से माइंडसेट बदल रहा है, जैसा मैंने कहा पहले भी कि कुछ कांग्रेस के अंदर बहस है, कांग्रेस कुछ वापस अपना वजूद कायम करने के लिए बहुत सारे स्तरों पे लोग बात कर रहे हैं, और इसीलिए हमें कई बार मतभिन्नता भी नज़र आती है, कई नेता अलग अलग तरह से बात करते हैं। तो मैं उन सबको एक तरफ से देखता हूं कि वो एक छटपटाहट है कि कोई एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं सारे लोग। आला कमान को लेकर जो दुविधा है कांग्रेस में वो एक अलग, वो तो एक सनातन विषय है, वो हमेशा रहा है। लेकिन कांग्रेस में ये जो एक नया जो एक विचार पैदा हो रहा है अभी, और ताज़े घटनाक्रमों के बाद तो ये और ज़्यादा शिद्दत से आ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की जो बगावत जैसी स्थितियाँ रहीं, तो कांग्रेस यदि ये दोनों नेता इस पर बात करते हैं, राम जन्मभूमि पर बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये बात कुछ और नेता आने वाले दिन में भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह का फैसला और जिस तरह का जनमानस सामने उभरा है, लोगों का मानस जिस तरह से उभरा है, उसके बाद इस पर देर बहुत हो गई है। आप देखें यूपी का जो चुनाव था उसमें भी चूंकि सोनिया गांधी अपनी जगह हैं, पर प्रियंका जी तो मंदिर गई और राहुल जी ने तो तमाम जिसको कहें गुजरात चुनाव में सूट के ऊपर ही उन्होंने जनेऊ पहन लिया, जनेऊ से जेएनयू तक बताया। बिल्कुल, तो ये उस समय उनके काम नहीं आ पाया वो चीज़, तो अभी आपको लगता है कि ये काम आएंगी चीज़ें? देखिए, काम तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की छवि इस तरह की बन गई है कि कांग्रेस को इस चीज़ से काम लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए जो राहुल गांधी ने गुजरात से शुरू किया था मंदिरों का प्रयोग 2017, मंदिरों में जाने का और अपने आप को सब सनातन हिंदू और सब बताने का, तो वो जनता को गुजरात में तो मुझे लगा कि काफ़ी हद तक वो अपीलिंग था, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस का बहुत बेहतर नतीजा आया था और लगभग वो सरकार बनाने की हैसियत पर आ गई थी। लेकिन उसके बाद जो सब चीज़ें डिटोरिएशन हुए, विचार और मतभिन्नता और ये सारी जो
उसमें कांग्रेस फिर उसी उलझन और दोराहे पर आकर खड़ी हो गई। तो कांग्रेस के साथ इस पर एक ही रास्ता बचता है, यदि कांग्रेस इसके विरोध का रास्ता अपनाती है राम मंदिर का, तो कांग्रेस को अब कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और मुझे लगता है ये विचार कांग्रेस के कई जो पुराने नेता हैं उनके मन में साफ तौर पे आ गया है। तो उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, उन्हें फायदा मिले या ना मिले, इसके इस लाइन से यदि वो अलग होते हैं तो उनको नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। मैं अविनाश जी आपसे जानना चाहूँगा कि 27 सीटों पर उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश विधानसभा की, इसमें कांग्रेस को लाभ मिलेगा इस स्टैंड से, या फिर लोग मध्य प्रदेश के ये समझ रहे हैं कि अरे ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं, अभी जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे तो फिर वो विरोध करने लगेंगे? ऐसी नहीं, स्थिति? अभी हमारे साथी ने जो बोला उसमें क्या है कि मध्य प्रदेश लेवल पे तो इनको यदि ये जो अभी स्टैंड बनाए हैं उससे मतलब घाटा नहीं होगा, फ़ायदा भले ही नहीं हो, 2-3% फ़ायदा हो, मगर उसमें घाटे का सौदा नहीं है, मतलब रिवर्स में नहीं जाएंगे। नहीं, पर एक वर्ग ये भी कहता है कांग्रेस में कि अगर आप वापस हो गए तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग है, वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। मगर वो अब उनके साथ है नहीं साहब, अब वो भी समझ गए हैं कि हमको भी अपने तरीके से हैंडल करने का मौका होना चाहिए, जो हमें फ़ायदा देगा हम उसके साथ जाएंगे। जैसा कि अभी पिछले चुनाव में भी हुआ था, वो तो चूँकि हर आदमी के बहुत कम मार्जिन पे एक दूसरे लोग जीते, है ना, हारे या जीते दोनों। और अभी जो मामला है अभी बड़ा प्रतिष्ठा का इसलिए भी है, कांग्रेस के साथ भी है, कि कांग्रेस से गए हुए लोग हैं, है ना, और यदि उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो मतलब जो समाजीकरण है या जो राजनीतिक है उसमें एक अलग असर पड़ेगा आने वाले मतलब चुनाव में। मान लो इसमें कोई भी व्यक्ति जीतता है हारता है एक अलग है, फिर इसके बाद जो आने वाले चुनाव में इसका असर दिखाई देगा। इसलिए हमें लगता है कि दोनों की या जो वहाँ से लाइन होगी उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा कि इससे यदि ना मानने से डैमेज ज़्यादा होगा और इससे फ़ायदा नहीं भी होगा मगर डैमेज कुछ नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल। यहाँ आशीष जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि 27 सीटों पर उपचुनाव होना है और जो हालात बन रहे हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस पूरी ताकत झोंक दे, सारे संसाधन लगा दे, अपने तन मन धन से जुट जाए, उसके बाद सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है कि मध्य प्रदेश में दोबारा? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये जो 27 सीटों पे कांग्रेस को चुनाव लड़ना है उसमें से सिर्फ एक सीट यूं देखे जाए तो एक सीट भाजपा की थी जो विधायक का निधन हुआ था आगर मालवा के, बाकी पूरी कांग्रेस की है। लेकिन ऐसा राजनीतिक इतिहास में मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी कोई पार्टी को 100 में से 100 नंबर यानी पूरी सीटें जीती हो कांग्रेस, कोई भी पार्टी पूरा, मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं ऐसा हुआ होगा। बहुत अच्छा, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी उसके बाद प्रचंड लहर के बावजूद भी पूरी 540 सीटें कांग्रेस नहीं जीती थी लोकसभा की। तो ये जो स्थिति मुझे नहीं लगती कि कांग्रेस इतना बड़ा गेन कर लेगी। लेकिन ये है कांग्रेस अपनी फेस सेविंग के लिए, अपने आगामी 2-3 साल की राजनीति, जो चुनाव तक की राजनीति में अपनी ताकत बनाए रखने के लिए कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने की स्थिति में की जरूरत जरूर महसूस कर रही होगी। और अगर वो ये कर पाई तो वो अगले जो 2-3 साल है और ज़्यादा बिखरने से बच जाएगी, वरना कांग्रेस को दिक्कत होगी, कांग्रेस को अपने आप कुनबे को संभालना मुश्किल होगा। इसलिए कांग्रेस को 27 सीटें जीतने का इरादा अच्छा हो सकता है, लेकिन मुझे उसमें बहुत संशय नज़र आता है, क्योंकि इतना बड़ा 100% रिजल्ट राजनीति में आता नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और ये कांग्रेसी भी कहते हैं कि उनको लगता है 27 में से 20-22 वो लोग खुद मानते हैं कि इतनी तक आ सकती हैं, जब की पूरी चीज़ें वो भी पूरी चीज़ यूनाइट होकर अगर चलें। हाँ, तो भी और मैं ग्वालियर चंबल की अगर बात करूं तो सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब क्या वहाँ इनको योग्य चेहरे मिल पा रहे हैं कांग्रेस को, और नहीं मिल पा रहे हैं तो क्या 2-3 महीने में तैयार हो पाएंगे ये सब? देखिए, हो सकता है, ये कांग्रेस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पुराने नेता हैं। अशोक सिंह जैसा वहाँ पर नेता है जो महल के साथ ना चलने के बावजूद भी अपना वजूद उन्होंने कायम करके रखा। तो कुछ ऐसे नेता पुराने या प्रतिभावान नेताओं को वहाँ निकाला जा सकता है, कांग्रेस निकाल सकती है। लेकिन वो 100% जिताऊ घोड़े होंगे या मतलब उस तरह से होगा, ये इस पर अभी संशय है, क्योंकि उनको डेवलप करना पड़ेगा कांग्रेस को। कांग्रेस के पास अभी तो चुनाव तक समय बहुत कम है। तो सिंधिया जी के साथ बहुत सारे कांग्रेसी जा चुके हैं, तो कॉर्डर बिखर चुका है। लेकिन वहाँ की राजनीति में एक बात मानी जाती है कि जब महल और सिंधिया की राजनीति से मुक्त होकर भी कई बार अच्छा प्रदर्शन की संभावना वहाँ बनी है, इस तरह के 1-2 बार उदाहरण हुए हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पे कांग्रेस कुछ ऐसा बेहतर प्रदर्शन कर ले कि उसकी
एक मतलब इमेज बनी रह जाए, एक फेस सेविंग हो जाए। लेकिन ये एक जटिल पूरा गणित है वहाँ का, और इस गणित को यूं भी जोड़ा जा सकता है कि पूरी 27 में से अधिकांश सीटें वहाँ की हैं। तो सिंधिया या भाजपा ये वहाँ पर कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं, और सत्ता में होने की वजह से बीजेपी को जो एक अपर हैंड मिलेगा वो तो मिलेगा ही, उसको साधन संसाधन और तमाम नेटवर्किंग और बहुत सारे फायदे उसे मिलेंगे। तो इसलिए कांग्रेस को उस अंचल में भी अपनी छवि को बनाए रखने में, अपने ताकत को बनाए रखने में बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। बिल्कुल अविनाश जी, ये बात मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या सचिन पायलट हों, ये दो ऐसे चेहरे थे कांग्रेस में जो युवा चेहरे थे, एक मराठा है उधर सचिन पायलट गुजर के रूप में, तो जिसको कहें अलग अलग ढंग से ये लोग प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे और एक युवा वर्ग को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे या जुड़ा हुआ था इन लोगों से। इन दोनों के अगर हम कहें दूर होने के बाद कांग्रेस को और मजबूती मिली है इससे, या फिर अब नुकसान ही नुकसान है फिलहाल? तो नहीं, देखिए उनके जाने से नुकसान है, और आप जैसा बता रहे हैं कि इसमें क्या है कि वो अपनी स्टैंड बनाए रखने के लिए पूरी ताकत कांग्रेस झोंकेगी। उसमें यदि फेल तो होंगे, मगर उनका ये कहना है कि भाई 33% भी आ गए तो कम से कम उनका पास होने की स्थिति में आ जाएंगे, और आने वाले समय में उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। और यदि इन्होंने इस पर मेहनत नहीं की, उसमें भी एक कारण है। अपने यहाँ के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यदि उन्होंने अभी भी चैम्बर संस्कृति को त्यागा नहीं तो ये नौबत फिर भी नहीं आएगी, क्योंकि आम आदमी और एक जो वर्किंग है उसमें आपको आम आदमियों से मिलना पड़ेगा, अपने जो वर्कर हैं उनसे मिलना पड़ेगा, और 1 to 1 बात करना पड़ेगी। यदि आपने उनको टाइम दिया कल का और अभी साहब सो रहे हैं और बैठे हैं तो ये वो भी निपट जाएगा मामला। इसलिए अभी सजग होके लोगों को अपने, जैसे पुराना उनका रिकॉर्ड था अभी पिछले, जिसमें जो प्रॉब्लम आई, चाहे बड़े बड़े कसाना हो, चाहे इस वजह से रूठ गए कि आप मिल ही नहीं रहे, बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई यदि धमकी दे रहा है तो उसको कह रहे हैं अरे तुम्हें करना हो तो कर लेना, तो उसका नुकसान आपके चैनल द्वारा भी मैंने कहा था कि इसका नुकसान कमलनाथ जी को होगा और हुआ। मगर अभी यदि इन्हें लिबरल नहीं हुए, मतलब नेताओं के साथ मिलके बातचीत करना और जो राजनीति में होता है उसमें आपको जमीन पे आना पड़ेगा, उसके बाद आपको कुछ परसेंटेज मिल सकता है। पर ये कमलनाथ जी का बयान जो है एकदम यू टर्न लेना, राम मंदिर के लिए ही एक बयान जारी करना, ये आपको क्या लगता है ये हाईकमान द्वारा गाइडेड है? चुनाव से रिलेटेड है ये, इसका कोई मतलब वहां से आया हो तो बात अलग है, मगर मेरा ये लगता है जो 27 सीटें हैं उस पर जो असर है उस साइड का जहाँ पे ये चुनाव होने वाला है, यूपी से लगी हुई, यूपी से लगी हुई है, बाउंड्री लगी है एक तरह से, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उसको देख के ये तीर दागा है और बताया है कि हम सब इसके उस सपोर्ट में हैं। नहीं, पर इनके कहने से क्या होता है? अब उस क्षेत्र के लोग क्या ये मान जाएंगे कि 1.25 साल में वहाँ विकास हुआ है उतना? क्योंकि 1200 करोड़ की परियोजनाएं, 12,000 करोड़ की परियोजनाएं तो सीधे सीधे छिंदवाड़ा और उसके आसपास के अंचलों में चलेंगी, ग्वालियर चंबल को कुछ मिला ही नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस जन क्या वहाँ बता पाएंगे कि साहब चलिए राम मंदिर का तो मुद्दा छोड़ दीजिए, विकास की बात भी कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? अभी क्या है, जिस तरह से अभी चुनाव होने वाला है उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा 1 to 1 आम आदमी से मुलाकात नहीं हो पाएगी, ऐसा लगता है। इसमें डिजिटल और टीवी और मीडिया का बहुत बड़ा करिश्मा हो सकता है कि वो किस तरीके से उसको प्लीट करता है। यदि उनकी बात को प्लीट नहीं किया गया तो उनको नुकसान होगा। और दूसरी बात ये है कि चूंकि आम आदमी से आदमी डायरेक्ट नहीं जुड़ पाएगा अभी, तो इसमें 2 खेल हो सकते हैं। यदि एक तो यदि आपने मैनेज कर लिया, मैनेज करने के बाद साहब हमने दिया था इन्होंने नहीं होने दिया, ऐसा इस तरीके की वर्किंग है। ये केवल लीपा पोती का है, और जिस तरह से मखमल फट जाता है उसमें उसको पैबंद लगाने की योजना बना रहे हैं। और कोई बात नहीं, जब आपके पास सरकार थी आप लोगों से मिलते तो ये नौबत ही नहीं आती है ना। अब जब वो चले गए घर दूसरे, तो अब आप उसको मतलब लट पीट रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इनको ज़मीन से लगी हुई बात होना चाहिए। और अभी जो चुनाव होने वाला है वो इस डिजिटल और उस पर होने वाला है। अभी ऐसा कोई मामला नहीं रहेगा जो कोरोना चल रहा है कि इसमें आप डायरेक्ट 1 to 1 करें। बहुत बढ़िया। या मैं आशीष जी आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मतलब सरकमस्टांसेस रहने वाले हैं तब, जबकि कोरोना काल है, लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं, डर रहे हैं, ऐसे में वोटिंग भी होती है,
तो कांग्रेस अपनी बात पहुंचा पाएगी, क्योंकि जो अभी तक 1.25 साल के अनुभव रहे हैं उसमें बहुत अच्छा कोई इसको कहें एक फ्रेंडली माहौल बनाने की बात तो कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई है। जी हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस सरकार बनाने के पहले जितना जनता से संवाद कर रही थी उतना ही कम संवाद उसने सरकार बनाने के बाद जनता से किया है। और एक जो सारे सरकार के साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं, इवन मीडिया को भी उसमें शामिल किया जा सकता है कि उसका संवाद बहुत कटा हुआ रहा है। तो इसका खामियाजा जो है, पहली बात तो तभी सामने आया जब उसको सरकार गंवाना पड़ी, इसका यही खामियाजा पहला था। अब वो वापस उस सब चीज़ों को जोड़ तोड़ करके कैसे ये सारे जो टूटे हुए पुल हैं इनको बनाएगी संवाद के, और वो कैसे करेगी, ये एक उसके बड़े मैकेनिज्म पे निर्भर होगा। और वो इसलिए क्योंकि कोरोना की वजह से तमाम सारी बंदिशें होंगी, चुनाव भी होगा तो उस तरह का चुनाव, मजमा, भीड़, रैलियां ये सब नहीं हो पाएंगी। नहीं, पर अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन आपको कैसा लगता है, ये चुनाव के लिए तैयार है? क्योंकि कल ही आपने ये खबर छापी थी कि 3700 नियुक्तियां हुई 4 महीने के दौरान पीछे। मतलब लोग हैरत में हैं। और बीजेपी ने तो ये आरोप लगाया कि साहब विश्व का सबसे बड़ा संगठन के पदाधिकारी जो हैं वो शायद मध्य प्रदेश में हैं कि 3700 पदाधिकारी बना दिए। अब उसको कमलनाथ जी निरस्त कर रहे हैं। तो ये जो 3700 लोग हैं ये खुश हो जाएंगे क्या उससे? नहीं, ऐसा लगता नहीं है। ये सब चुनाव के नज़रिए से इन्होंने पद बांटे हैं और ये पहले भी इस तरह से लगातार होता रहा है। लेकिन सांगठनिक स्तर पे देखा जाए तो कांग्रेस के पास कभी संगठन ऐसा मजबूत रहा नहीं जैसा बीजेपी के पास होता है। तो कांग्रेस संगठन कॉर्डर बेस्ड पार्टी कभी नहीं रही, वो तो मास बेस्ड पार्टी है, भीड़ और एक उसकी तरह कांग्रेस ने राजनीति की है। तो अभी भी जो 27 सीटों के चुनाव है वो सब ले दे करके कमलनाथ पर निर्भर होगा। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कुछ और, अजय सिंह या सुरेश पचौरी जो और जो प्रत्याशी, तो कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अक्सर ये देखा जाता है कि वो प्रत्याशी पार्टी, जी हाँ, खुद चुनाव लड़ता है और उसको पार्टी का जो सपोर्ट होता है या पार्टी कार्यकर्ताओं को 30% ही होता है, 30-40%। बाकी वो अपनी कुव्वत से और काबिलियत से लड़ता है। तो ये संगठन अभी भी प्रत्याशियों पर की छवि पर निर्भर करेगा और कमलनाथ की तरफ से जो भी ताकत, ऊर्जा, रसायन जो भी जाएगा उससे होगा। तो ये ऐसी स्थिति में है क्या कि उतनी शिद्दत से ये चुनाव लड़ें? क्योंकि ये एक मन में तो समा गया है अधिकांश कांग्रेसी नेताओं के कि साहब बस ठीक है, औपचारिकता करनी है तो सीटें जीत जाएं, सम्मानजनक स्कोर हो जाए, ऐसा सोच के चुनाव लड़ेंगे तो और गड़बड़ होगी। बिल्कुल सही बात है। वो तो जीतने की स्पिरिट से लड़ना पड़ेगा और उतनी ही फोर्स से चुनाव लड़ना पड़ेगा जैसा चुनाव इन्होंने नवंबर 2018 वाला चुनाव जो लड़ा था। तो अगर उस तरह की ये स्पिरिट पैदा कर पाए तो मुझे लगता है कि ये कुछ अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कर पाएगी। और चूंकि एक कांग्रेस को एक बस जनता से ये भरोसा है, मतदाताओं से भरोसा है कि जिन्होंने कांग्रेस को 1.5 साल पहले जिताया था वो उन्हीं चेहरों को अब भाजपा के जरिए जीतने की अपील की जाएगी। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि वो मतदाता का मन पलटेगा और वो कुछ चीज़ें देगा। लेकिन कांग्रेस को ये सिर्फ इस भरोसे पे अगर कांग्रेस रही तो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होगा। कांग्रेस को अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे इसमें पूरे, और ये कोरोना की बंदिशों के बीच से रास्ते निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल। यहाँ अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीजेपी इस मामले में कितनी आगे आपको दिखाई देती है? क्या उनके पास मैनेजमेंट है, क्या उनके पास संगठन है, क्या उनके पास एक स्ट्रेटजी है? कांग्रेस तो खैर बना रही है अभी, पर क्या बीजेपी की क्या स्थिति है? बीजेपी ने 4 महीने पहले ही सब काम शुरू कर दिया है वर्चुअल, और उन्होंने पूरा हिसाब वहाँ पे जमा लिया है और अपने लोगों को वहाँ पे पोस्ट कर दिया है और उन्होंने वहाँ पे काम भी शुरू कर दिया है। उनकी जो कैडर बेस लोग हैं वो क्या है कि जैसे कांग्रेस में क्या है, एक प्रेस नोट में बता देते हैं मैं वहाँ गया वहाँ गया, तो इनका अंदरूनी काम चलता रहता है और उन्होंने वो 27 सीटों पे अपना काम शुरू कर दिया। तो इधर से भाजपा की जो लाइन है उन लोगों को वहाँ पे पदस्थ कर दिया गया है और उनको बता दिया गया है कि हमारे पास ऐसे ऐसे काम करना है और वहाँ की रिपोर्टिंग इस भाजपा कार्यालय में रोज़ आती है शाम के टाइम। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि 4 महीने 6 महीने पहले जो आदमी काम शुरू कर देगा और ये 3 महीने बाद करेंगे तो उसका फ़ायदा इनको मिलना मुश्किल का काम है। और अभी इतनी ताकत इनके पास नहीं है। जिस तरीके से जो पहला चुनाव लड़ा था उसमें क्या है, ढोल माजरे सब थे और सामान्य नागरिक था, अभी कोरोना का नागरिक है, तो उससे जो विमुख होगा। और ये जो आपने बात कही वो अच्छी बात की कि जो आदमी कांग्रेस में था वो बीजेपी में चले गए, अब ये उसको वहाँ पे अपनी दम से कैसे भुना पाते हैं उस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल।
या मैं आपसे जानना चाहूँगा आशीष जी कि जो स्थितियां बनी उनमें एक बात और भी निकल कर आ रही है कि बीजेपी अपने ढंग से चुनाव लड़ रही है, सुनियोजित तरीके से लड़ रही है, पर क्या कांग्रेस ये सोच रही है कि ठीक है पहले बीजेपी के पास तो चूँकि यही हमारे वाले कैंडिडेट हैं इसलिए वो हारेंगे ही, ऐसा उनका ये कुछ अति भ्रम हो जाएगा उनको, या फिर जिसको कहें अति घमंड टाइप का है कि नहीं साहब ये तो हारेंगे ही तो हम नए कैंडिडेट खड़े करेंगे तो वो जीत जाएंगे? जी हाँ, ये कांग्रेस को ये सोचना होगा कि वो जो चुनाव जो लोग अब भाजपा से लड़ेंगे, उनके जो कांग्रेस के मूल नेता जो भाजपा से चुनाव लड़ने वाले हैं, वो उसमें अधिकांश नेता काफ़ी पुराने और बड़े और अनुभवी हैं। जैसे चाहे वो तुलसी सिलावट हों या प्रभुराम चौधरी हों, इस तरह के कुछ नेता बहुत पुराने हैं, तो वो सारे चुनाव लड़ने के हुनर तरीके जानते हैं और फिर उनको भाजपा की बड़ी बैकिंग मिलेगी। हालांकि भाजपा में अंतर्विरोध है, इन नेताओं के नए आगंतुकों के आने से भाजपा के अंदर परेशानियां हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि भाजपा चुनाव के समय सब चीज़ें मैनेज कर लेती है और कांग्रेस नहीं कर पाती है। तो नहीं, पर जैसे कांग्रेस बीजेपी के असंतुष्टों को तोड़ रही है, जैसे कन्हैया लाल अग्रवाल, हालांकि वो पार्टी में नहीं थे, निर्दलीय चुनाव लड़ लिए थे, हार गए थे, तब से सक्रिय तो नहीं थे, पर मिलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। तो इससे कांग्रेस को कुछ फायदा होगा या जनता का मानस ये बन जाएगा कि नहीं भाई ये भी वैसे ही है वो भी वैसे ही, तो जो सरकार जिसकी है उसी को वोट दो तो काम तो होता रहे, ऐसा कुछ बनेगा? ऐसा कई कुछ मामलों में हो जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये जो स्थितियां बनी ये अभूतपूर्व ही हैं। मध्य प्रदेश में ये बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश जैसी जो स्थितियां अभी सामने आई हैं ऐसी कभी नहीं बनी। तो ये मतदाता के उस पर डिपेंड करेगा कि पर अगर हम देश की अगर राजनीति की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या कर्नाटक 2 रिपीट हो पाएगा? क्योंकि वहां भी यही घटनाक्रम सामने आया और लेकिन बाद में ये हुआ था कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे चुनाव हार गए थे। नहीं, पर सबसे बड़ी बात है जिनको बीजेपी ने अपने में शामिल किया, जिनको टिकट दिया, वो सब के सब 90% उम्मीदवार जीत गए कर्नाटक में, और येदियुरप्पा की सरकार बन गई। तो क्या ये यहाँ भी रिपीट होगा? ये वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये स्थिति, कर्नाटक में ऐसी स्थितियां बनती रही हैं, मध्य प्रदेश में पहली बार बनी, तो ये मतदाता के ऊपर निर्भर करेगा। अगर वो चाहता है कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक तौर पे शांति और स्थायित्व रहे और जो 2 पार्टी सिस्टम जो कुछ राज्यों में ये बचा है अगर वो चलता रहे तो मध्य प्रदेश में मतदाता का फैसला बहुत निर्णायक होगा। क्योंकि जिस मतदाता ने 18 महीने पहले भाजपा को खारिज करके कांग्रेस को जिताया था, क्या वो फिर से अपने उस पर स्टैंड पर कायम है? यदि वो उस स्टैंड पे कायम है तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस इस भरोसे ना बैठे, कांग्रेस को अपने एफर्ट उसमें जरूर डालने पड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। या मैं आपसे पूछना चाहूँगा अविनाश जी, जनता किसके साथ रहती है अमूमन उपचुनाव में, तब जबकि उसे पता है कि ये सरकार यहाँ या देश में किस पार्टी की है, तो ऐसे में क्या बीजेपी को लाभ मिलेगा या कांग्रेस को? नहीं, इसमें बीजेपी को लाभ मिलेगा, मगर हमारे सहयोगी ने जैसा कहा कि जो बीजेपी में जो 2nd नंबर के लोग हैं हर जगह 27 जगह, वो विद्रोह की स्थिति में रहेंगे। मगर जो पार्टी उनको यदि मना लेती है तो ये इनके कैंडिडेट भारी मतों से जीत सकते हैं। क्योंकि ये पहला प्रयोग है मध्य प्रदेश में, है ना, अपने यहाँ इस तरीके का। बाहर रहता है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, तो ऐसी जगह रहता है, मगर अपने यहाँ पहला प्रयोग है। और इसमें हमें ऐसा लगता है कि यदि असंतुष्टों को बीजेपी साध लिया तो भारी मतों से बीजेपी जीत सकती है। बिल्कुल। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। मैं अगर बात करूं कांग्रेस की स्ट्रेटजी की तो निसंदेह जैसे जैसे उपचुनाव के कार्यक्रम नज़दीक आएंगे वैसे वैसे कांग्रेस का, बीजेपी का स्टैंड भी चेंज हो सकता है और समय परिस्थिति के हिसाब से पुरानी रणनीतियां भी बदल सकती हैं। परंतु यहाँ जैसा कि आशीष चौबे जी ने कहा कि किसी भी दल को, खासतौर पर कांग्रेस को, शांत तो नहीं बैठना चाहिए, उसे पूरी शक्ति के साथ ये चुनाव लड़ना होगा, तभी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं नाक बचाने की। सत्ता की तो फिलहाल कहीं आस नज़र नहीं आती। ऐसे में अविनाश जी ने जो बात कही कि मतदाता ये भी देखेगा कि सरकार किसकी है, क्योंकि ये भी देखने में आता है अमूमन कि अगर विपक्षी पार्टी से अगर वो अपना प्रतिनिधि चुनता है तो विकास के कार्य एकदम ठप हो जाते हैं। और आजकल का मतदाता इन सब विषय वस्तुओं को भी जहन में तो रखता ही है।
न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।